फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एनीवेयर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपने 12th क्लास के 5 एपिसोड देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऑन द टॉप ऑफ आई बटन के रूप में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, सभी दोस्तों के पास भेज दे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिल जाए। इस वीडियो में जो है 12th क्लास के जियोग्राफी के मानव भूगोल चैप्टर फर्स्ट है, मानव भूगोल प्रकृति एक विशेष क्षेत्र। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा था ना इस चैप्टर के अंदर का, जो भी प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के बारे में बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल पढ़ा था, ठीक है। जो भी भूमि से संबंधित थे उसमें अध्ययन किए थे हम लोगों ने, ठीक है, भौतिक भूगोल के बारे में। और दूसरा जो है मानव भूगोल, जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, यानी कि मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो यानी कि दो शाखाएं हैं, कौन सी? भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की धारणा किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था नवनिश्चयवाद की धारणा? नवनिश्चयवाद की धारणा जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया था, जिसे मानव भूगोल के जो है आधुनिक जनक माने जाते हैं, ठीक है। कौन? ग्रिफिथ टेलर। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण निश्चयवाद का क्या अर्थ है? पर्यावरण निश्चयवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है? मानव पर जो है प्रकृति का नियंत्रण होता है, उसी को हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या भूगोल का संबंध आप किस सामाजिक शास्त्र से जोड़ेंगे? जनसंख्या भूगोल आप किस सामाजिक शास्त्र से जोड़ेंगे? जनसंख्या भूगोल जो शास्त्र होता है वो जनांकीय शास्त्र होता है, ठीक है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जो है जनांकीय शास्त्र होता है, इससे हम मतलब इसी से जोड़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए। जो भी सामाजिक भूगोल से, जो समाज से संबंधित है, वैसे भूगोल के बारे में बताना है। इसमें आ जाएगा आपका सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, व्यवहारवादी भूगोल आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए। आर्थिक भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताना है। ऊपर पूछा था सामाजिक भूगोल, नीचे पूछ लिया है आर्थिक भूगोल के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए। आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक यानी कि जो भी आय से संबंधित होता है, ठीक है, वैसे भूगोल को जो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे कि कृषि भूगोल हो गया, ये संसाधन भूगोल के अंतर्गत आता है। कृषि भूगोल हो गया, उद्योग भूगोल हो गया, ठीक है, पर्यावरण भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, ये सभी जो है आय से संबंधित है, यानी कि आर्थिक से संबंधित भूगोल, ठीक है। तो ये आप शामिल कर सकते हैं, दो इसके क्षेत्र हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि फ्रेडरिक रेटजेल। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल जो है, ये इन्होंने किताब लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। इनको जो है मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है, इसे फ्रेडरिक रेटजेल के। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखन कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? किसने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के मानवतावादी और व्यवहारवादी उपगमों जो उपागम होते हैं उनके उदय कब हुआ था? ये मानवतावादी और व्यवहारवादी जो है लगभग जो है 1970 के दशक है मानव भूगोल के मानवतावादी और व्यवहारवादी का उदय जो, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेडिकल, ये भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रेडिकल या फिर अमूलवादी विचार क्या है? रेडिकल या फिर अमूलवादी विचार क्या है, ठीक है। ये जो है रेडिकल विचार या फिर अमूलवादी विचार जो है मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है, क्या? मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसके अंतर्गत जो है मार्कर्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम अमूलवादी या फिर रेडिकल विचार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि रेडिकल विचार या फिर अमूलवादी विचार मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसमें जो है मार्कर्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है और सामाजिक समस्याओं का
क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित करना है। मानव भूगोल को कई तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि पहला मैं बता देता हूँ कि पहला आपको क्या है, मानव भूगोल। आपको जो सा पसंद आएगा वो लिख लेना। ठीक है, मानव भूगोल एक ऐसे भूगोल है जिसके अंतर्गत जो है विश्व की जनसंख्या, मानव की क्रिया, मानव बस्ती इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल इसके अंतर्गत विषय विश्व की जनसंख्या, मानव के क्रियाकलाप जो भी हो गया, मानव बस्ती हो गया, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे मानव भूगोल कहते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा जो है, यानी कि जो मानव भूगोल के जनक है, इन्होंने अपने किताब में, यानी कि किताब कौन सा था, एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया है कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच के संबंध का संश्लेषित अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच के अंतर संबंध संश्लेषित अध्ययन को जो है हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, अगला जो है, जो दूसरा जो है भूगोलवेत्ता है एलिन सैम्पल के अनुसार जो है, उन्होंने बताया कि मानव भूगोल जो है स्थिर पृथ्वी पर, यानी कि स्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। आप इनमें से कोई सा भी शामिल कर देना, अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों मैंने बता दिया है जो भी। अब अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। मानव भूगोल प्रकृति किसे कहते हैं, यानी कि मानव भूगोल में समस्त वो जो भी है मानव तत्व एक क्रियाकलाप, जैसे कि जनसंख्या, मानवीय क्रियाएं के अंतर्गत जो है कृषि आ जाता है, खेत आ जाता है, मानवीय घर आ जाता है, गांव, नगर, शहर, रेल, उद्योग, ये सब का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, मानवीय क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि मानव का संबंध जो है प्राकृतिक पर्यावरण से भी है। ये सभी को पता है ना कि मानव भूगोल का जो है इससे प्राकृतिक पर्यावरण से भी संबंध है ना। इसीलिए मानव भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्व जैसे कि जल, प्राकृतिक वनस्पति, मृदाएं, जलवायु, भू-आकृति इत्यादि भी अध्ययन किया जाता है, जिसे हम मानव भूगोल के प्रकृति का संबंध मानवीय तत्व के अध्ययन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित तत्वों से भी होता है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल के प्राकृतिक है। ठीक है, पहले बता दो। ठीक है, मानव भूगोल जो मानवीय जो भी तत्व होता है उसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जो प्राकृतिक से संबंधित जो भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है उसको बता दो, और इन दोनों को जोड़कर आपको बता दो कि क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के प्राकृतिक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों विचारधारा जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है लगभग। मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। मानव के प्राकृतिकरण में पूछा है, मानव के प्राकृतिकरण। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। जब मानव की उत्पत्ति हुआ था तब मानव को जो है कोई भी तकनीकी के बारे में ज्ञान था ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ गाय। ठीक है, जिसके कारण जो है प्राकृतिक पर्यावरण मानव को जो है नियंत्रित रखता था, यानी कि प्राकृतिक जो है उसको अपने अनुसार काम करवाता था मानव से। ठीक है, इसके कारण जो है मानव प्रकृति के पर्यावरण से डरता भी था, उसकी पूजा भी करता था। करना भी चाहिए भाई, प्रकृति के नेचुरल है। हमें भाई सूरज है तो सूरज की पूजा करो, सूर्य नमस्कार करो, ये सब अच्छी चीज़ है। ठीक है, प्रकृति से डरना भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रकृति से डरता था वो मानव। ठीक है, और उसकी पूजा भी करता था। इस अवस्था को जो है मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। ठीक है, यानी कि जिसमें जो है मानव पर प्रकृति का नियंत्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव के प्रकृतिकरण कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक जो है यहाँ पे सबसे विशेष, मतलब कि सबसे बड़ी है। प्राकृतिक जो है मानव को जो है अपने अंदर काम करवाता है, यानी कि अपने अंदर नियंत्रित रखता है। इसी को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये कई बार, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, आपको इसी तरह डिफाइन करना है। बहुत इजी लैंग्वेज है, ऐसा यूट्यूब पे पहली बार हुआ है जो इतना इजी सरल लैंग्वेज में बताया जा रहा है। ठीक है, ये अपन मेरे द्वारा खुद
से नोट जो भी मेरे को अंडरस्टैंड इस चैप्टर में आया है वैसे ही नोट्स बनाए हो जो बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार से आप क्या समझते हैं? ये देखो, पर्यावरण निश्चयवाद, तीनों विचारधारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तीनों विचारधारा को ऐसे डिफाइन कर दूंगा ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, आप हमेशा याद रखोगे अगर 2-3 बार रिवीजन कर लिए तो। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद के विचार से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद के विचार के बारे में पूछा है और इसके प्रमुख विशेषता भी बतानी है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है? इस विचारधारा के अंतर्गत जो है मनुष्य को निष्क्रिय प्रकृति का बताया गया है, यानी कि जो प्रकृति के प्रबल शक्ति से डरता है और उसकी पूजा करता है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक प्रबलता पर विशेष ध्यान दिया गया है, प्रकृति को विशेष प्रबलता पर ध्यान दिया जाता है इसको। ठीक है, इस आधार पर जो है इसी को जो है हम क्या कहते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद मनुष्य प्रकृति की देन है और समस्त मानवीय कार्य प्रकृति द्वारा नियंत्रित है और प्रकृति की स्थिति जैसे कि जलवायु, उच्चभ्रच, मृदा, खनिज इत्यादि जो है इसके अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रम आदि पर निर्धारित होता है। इसे कहते हैं हम पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषता पूछा है, दूसरा प्रश्न था इसकी विशेषता बताइए। इसकी विशेषता क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखना है, पर्यावरण निश्चयवाद इस विचारधारा के अंतर्गत जो है प्राचीन विचार है, ये प्राचीन विचार है जो मानव के आदिम रूप से संबंधित है। जब मानव के तकनीकी विकास बहुत ही कम था उस समय जो है यह विचार प्रकृति का अत्यंत शक्तिशाली बताया गया। ठीक है, दूसरा लिखना है कि ये फ्रेडरिक रेडजेल, विटलर, हमबोल्ट इत्यादि जो है इसका समर्थन करते थे पर्यावरण निश्चयवाद को। ठीक है, तीसरा लिखोगे, उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हो आदिवासी का वातावरण पर निर्भर रहना और किसान की जलवायु यानी कि वर्षा पर निर्भर रहना। ठीक है, किसान जो है वर्षा पर निर्भर रहते हैं ना, यानी कि जलवायु पर। अगला विशेषता लिखना है, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, और ये जो है 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो है अनेक विद्वान इसकी आलोचना करने लग गए। ठीक है, इसकी आलोचना करने लग गए और मनुष्य को जो है शक्तिशाली बनाने लग गए। ठीक है, तो ये था, यानी कि ये मध्य वाला है विचारधारा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इतने पे रखते हैं। अगला पार्ट जो है अगला पार्ट बनाएंगे, आएगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी दोस्तों के पास भेज दें। ठीक है, दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा या फिर 1 दिन 2 दिन के बाद आ जाएगा, जैसे हो जाएगा। ठीक है, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज लगा होगा। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले या फिर इसका नोट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।